नमस्कार डॉक्टर्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नमस्कार सर, आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक मैंने लिया है, जो मैंने आपसे वादा किया था कि आनुवांशिक रोगों की क्या हाइपोथेसिस हो सकती है, जैसे वायरल डिजीज़ की हमने हाइपोथेसिस देखी थी, ठीक उसी प्रकार इस हाइपोथेसिस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे पूरा साइंटिफिक वे में और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से मिला करके देखने का प्रयास करेंगे। और इस पूरे डिस्कशन में मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछता रहूँगा, उनके जवाब, अपने थॉट्स, अपने विचार जो भी आप शेयर कर सकते हैं, सब मिलके हम शेयर करेंगे। क्योंकि एक ऐसा काम है, इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं, ये हमारे आचार्य चरक ने बोला है कि यदि आप इकोनॉमिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी बिजनेस पर्पज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी करते हैं, सबको कुछ ना कुछ धनोपार्जन चाहिए, तो इसमें यश हानि प्राप्त हो सकती है आपको। और ऐसे रोग जिनमें यश हानि आपको प्राप्त हो, उन रोगों से आचार्य चरक ने बचने को बोला है। बट एक एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी हर आचार्य ने बोला है, जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसे रोगों में भी हाथ डालना है, क्योंकि यदि हमने अपने दुश्मन से हार मान ली तो वो दिन ब दिन ताकतवर होता जाएगा। और जैसा आज इन्वायरमेंट है, जैसा आज वातावरण है, उसके हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हर व्यक्ति के जेनेटिक स्ट्रक्चर में म्यूटेशंस देखने को मिलने वाले हैं। कई स्किन डिजीज़ के कई ऐसे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, अगर आप गूगल स्कॉलर पर जाकर के रिसर्च पेपर आप देखेंगे, जहां पर जो स्किन डिजीज़ जेनेटिक नहीं होती थी वो जेनेटिक में कन्वर्ट हो रही हैं, जस्ट लाइक सोरियासिस, एक्जिमा। जहाँ फैमिली हिस्ट्री हमें लेनी पड़ रही है, जो सिर्फ गलत खाने पीने से हो रही थी, छोटी मोटी चीज़ों से हो रही थी, वो अब किसी का दोष नहीं है, वो पैदा हुआ है और साथ में लेकर के आ रहा है रिसेसिव फॉर्म में। जब डोमिनेंट हुआ वो जीन, तब जाकर के वो दिखने लगा। और आने वाले फ्यूचर में जिस प्रकार से हमारा खाना पीना और रहन सहन है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होने वाली हैं। लेकिन अब इसमें क्या करें, तो आचार्यों ने क्या बोला है, अक्रियाम ध्रुव मृत्यु क्रियाम संशय भवेत। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे, भविष्य में कोई संभावना नहीं है कि इसके लिए कुछ हम कर सकें। मेडिकल साइंस की लॉबी जो है वो इस पर बहुत विचार करती है, इसलिए वो दिन ब दिन हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। वो पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले को यूज करने से ज़्यादा बेटर उसमें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर कुछ गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक वैद्य, एक डॉक्टर कभी भी किसी डिजीज की गारंटी नहीं लेता है। सबसे बड़ी चीज, हम सभी प्रयास करते हैं, और प्रयास अपने अनुभवों के आधार पर, अपने ग्रंथों के आधार पर हम उन व्यक्तियों से कहते हैं कि हाँ हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट हर पेशेंट पर रिजल्ट उतने ही फास्ट वे में मिले, वैसा ही रिजल्ट मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो जब भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करेंगे, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहूँगा, प्रॉमिस कहें या आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, कि एक ऐसा काम है, क्रिटिकल कार्य है, जहाँ पर आपको कई बाधाएं आएंगी। इसलिए जब भी आप जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करें, एक एक्सपेरिमेंटल वे में ट्रीटमेंट करें। अपनी प्रैक्टिस का जो भी धनोपार्जन आपको आ रहा है उसका 10% इसके लिए निकाल के रखें। क्योंकि कहा जाता है कि आपकी कमाई में जो भी आ रहा है ना, अगर उसको कुछ समाज सेवा में अगर आप लगा दें, तो वो गलत जगह पे खर्च नहीं होता है। मतलब घर के अंदर ना तो रोग आते हैं, ना ही घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ना ही कोई समस्या होती है जिसकी वजह से आपका वो रुपए गलत जगह पे खर्च हो। और ये 100% सही है। लेकिन हम एक वैद्य हैं, तो हमारा क्या दान हो सकता है, तो हमारे आचार्यों ने बोला है कि स्वास्थ्य का दान करें, चिकित्सा दान करें। आप यदि किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, या उसके लिए आप प्रयास भी करें, तो भी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की सबसे बेस्ट चीज क्या है, कि यहां पर पूरा वर्ल्ड हार चुका है।
पूरी दुनिया यहाँ पर कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये हमारे पास प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो चलिए हम कुछ करके देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको ना तो आज आपने समझा है ना हमने समझा है, और हो सकता है ना आचार्य चरक ना सुश्रुत ना भागवत जी ने समझा हो। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत आवश्यक हैं, तब जाकर के आप इस डिजीज में नहीं हर डिजीज में कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करेंगे। एक साइंटिफिक मेथड और एक साइंटिस्ट की सोच आपको मिलेगी। अब मैं ये कैसा क्यों कह रहा हूँ कि आचार्य चरक सुश्रुत भागवत जी के पास भी ये ज्ञान नहीं था और हम इतने बुद्धिमान हो गए कि हमारे पास आ जाए। देखिए क्या होता है कि दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है और आपको हमको बनाने वाला ईश्वर है। हर युग में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने युगों की परिभाषाएं बदली हैं। चाहे श्री राम को ले लें, चाहे श्री कृष्ण को ले लें, या किसी को भी आप ले लीजिए। हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा पैदा हुआ है जो आज पूजनीय है, भगवानों के रूप में पूजे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस रीति से हटके कुछ ना कुछ किया। आचार्य चरक सुश्रुत भागवत सभी साध्य असाध्य रोगों की परिभाषाएं बताते हैं। वो बताते हैं कि जन्मजात रोग कौन से हैं, कौन से जन्मजात रोग नहीं है, मीन्स कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, मीन्स कंजेनाइटल डिसऑर्डर हैं जो माता पिता से बच्चे को एक इनाम के तौर पर मिले हैं। वो अपने अनुभवों और अपने गुरुओं के आधार पर आपको एक रिटर्न एक बुक दे के गए हैं, जिस बुक का पूरा हिस्सा आज भी हम लोगों के पास नहीं है। वो भी रूपांतरण है, प्रतिसंस्करण है। कई अध्यायों में, संहिताओं में पाठ शुद्धि हुई है। लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, चाहे दृढ़बल हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे डलहण हो। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए और उनको लगा कि इस श्लोक के बाद ऐसी संभावना आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली गया और दिल्ली के बाद दिल्ली जाते वक्त मुझे रास्ते में मुरैना मिला, मुरैना के बाद धौलपुर मिला, धौलपुर के बाद मुझे आगरा मिला। तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है अब इसके बाद दिल्ली आएगा, भले ही बीच में मथुरा मिल जाए या कोई भी मिल जाए, तो एक अनुमान लग जाएगा कि दिल्ली आएगा। हो सकता है कि रास्ता भटक जाए, कोई दूसरा रास्ता पे हम चले जाएं, कोई नया शहर मिल जाए। तो इसी प्रकार पाठ शुद्धिकर्ताओं ने एक अनुमान लगा करके, जो अनुमान प्रमाण है जिसकी व्याख्या हमारे सभी आचार्यों ने की है, अनुमान लगा करके उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इस श्लोक के बाद ऐसा ऐसा व्याख्यान शायद किया हो, वो इस दिशा में जा रहे हों। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर ऐसी ऐसी डिजीज है, बहुमार्गी डिजीज हो गई है, जन्मजात है, ऐसी है, तो ये ठीक नहीं हो सकती। पहला पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने जस्ट अभी आपको श्लोक बताया, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु है क्रियायाम संशयोर भवेत, वहां पर वो ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कई ऐसे रोग भी पैदा हुए हैं जिन रोगों में सफलता 90% तो नहीं मिलती, बट हाँ 30 से 40% जरूर मिलती है। 30 से 40% लोगों में सफलता जरूर मिलती है। जब वो 30 से 40% लोगों में सफलता मिलती है तो कैसे मिलती है और क्यों मिलती है, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बाकी 70% लोगों पर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, इस क्यों का जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है। समझने का प्रयास करें। मेरी प्रैक्टिस में, मैं पूरे जीवन भर प्रैक्टिस करूँ, मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास कोई पेशेंट आता है पीनस को लेकर के, प्रतिस्याय को लेकर, जुकाम को लेकर के। जैसा कि मेरे साथ बहुत पहले होता था कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति फीवर का पेशेंट आता था, ज्वर को लेके आता था, मैं डर जाता था क्योंकि मैंने बीएमएस में ज्वर पढ़ा ही नहीं था। ज्वर को स्किप करके मैं आगे बढ़ गया था। ज्वर को केवल पास होने के हिसाब से पढ़ा मैंने और मैं आगे स्किप कर गया। तो मुझे ज्वर से डर लगता था कि मैं ट्रीट कर पाऊंगा, और नहीं, रिजल्ट भी नहीं मिलते थे मुझे रत्ती भर रिजल्ट नहीं मिलते थे। मैं 15-15 दिन भी मेडिसिन खिला दूं तो अभी उसके एक सिम्टम में कोई रिजल्ट नहीं मिलता था मुझे। अब मानिए कि मेरे पास कोई पेशेंट आया फीवर का और मेरे पास आजीवन पूरी जिंदगी भर मेरे पास कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं उसका, और मुझे अवसर मिले चौखंबा की तरफ से कि आप एक पुस्तक लिखिए
तो मैं क्या लिखूँगा कि भैया बुखार ठीक नहीं होता है, ज्वर ठीक नहीं होता है, फीवर ठीक नहीं होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक शायद उस समय आचार्य चरक सुश्रुत भागवत ऐसे ऐसे रोगों पर चिकित्सा किए, लेकिन उनको शायद रिजल्ट ना मिले हों। अगर आप तीनों संहिताओं को उठा के देखें तो कोई आचार्य कह रहा है कि ये डिजीज़ क्रिटिकल है, ठीक नहीं होती है। कोई कह रहा है ये याप्त है, अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट लाइफ टाइम अच्छे तरीके से जी सकता है, और किसी ने जाकर के बोला है कि ठीक भी हो सकती है। ठीक भी, और आज मॉडर्न साइंस में हम कई ऐसी डिजीज देख रहे हैं कि वो लोग उसको ठीक भी कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको दृष्टि जो देना चाह रहा हूँ, जो सोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा आप समझने का प्रयास करें तो आपको समझ में आए कि मैं किस दिशा में बात करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि उनके जीवन में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं खोज पाए हों। हो सकता है जिस वो परिवेश में, मान लीजिए पंजाब देश में जहाँ पंचगंगे प्रदेश बोलते हैं, जहाँ वो सौराष्ट्र प्रदेश बोलते हैं, हो सकता है कि वो जब गुजरात गए थे तो गुजरात में उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कोई औषधि नहीं मिली हो उनको, तो उन्होंने वो चिकित्सा सूत्र वहाँ पे लिख दिया कि भाई ये इतने लेवल पर जाकर के ठीक हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन क्या पता वही डिजीज़ मध्य प्रदेश में आकर के ऐसी जड़ी बूटियां यहाँ पे हों कि वो ठीक हो सकती हो। बट उनके जीवन में जितने वर्ष वो जीवित रहे, उतने वर्ष में वो उन जड़ी बूटियों को नहीं ढूंढ पाए। एक अनुमान बता रहा हूँ मैं उनकी, ना तो उनका मैं अपमान कर रहा आचार्यों का, ना ही किसी प्रकार से मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। अब चूंकि हमारा आयुर्वेद अथर्ववेद से निकला है ऐसा हम बोलते हैं, बट ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों के अंदर भी कई औषधियों का वर्णन है। मैंने ऋग्वेद का 12वां सूक्त पढ़ा है, उस सूक्त में एक जड़ी बूटी का वर्णन आया है। मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं आ रहा, रक्तिका या कुछ ऐसे करके आया है। उन्होंने बताया है कि पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध के समय पर ऐसी जड़ी बूटियों को, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि आप मान के चलिए कि आपके आसपास के एरिए में युद्ध छिड़ा हुआ है, एक आर्मी का एक वो है बंकर लगा हुआ जहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, और वहाँ बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। अब वो शहर से बहुत दूरी पर है, शहर से बहुत दूरी पर है, तो क्या ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट हो सकती है? नहीं कर सकते। उस समय पॉसिबल नहीं था, आज कर सकते हैं। उस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो शहर से बहुत दूर जा करके युद्ध छिड़ा। अब जितने सैनिक लेकर के जा रहे हैं उतने सैनिक मर रहे हैं, तो या घायल हो रहे हैं। मरने वाला को तो चलो कुछ नहीं कर सकते, बट घायल हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, वो मेडिकल हाउस में लेकर के जाएंगे। लेकिन अगले व्यक्ति के तो ज़्यादा व्यक्ति घायल नहीं हुए, तो उससे हारने के चांस बढ़ जाएंगे। अब शहर से वापस फौज की भर्ती नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे और वापस लेकर के नहीं आएंगे उनको। तो इस कंडीशन में वहाँ व्याख्यान आता है कि एक ऐसी औषधि जो छुप थी, श्रब या हर्ब की टाइप की हुआ करती थी, उसकी छाल को, उसकी वार्क को लेकर के पीसते थे, उसका लेप बना करके रात्रि में उन रोगियों के घाव पर चढ़ा देते थे, और सुबह जब वो रोगी उठते थे तो सारे घाव भर जाते थे, वो रोगी फिर से स्वस्थ हो जाते थे। अब समझिए कि कितनी पावरफुल वो औषधि होगी। बट वो आज है या नहीं ये सवाल उठता है, आज वो है या नहीं सवाल उठता है। क्यों? आज वो पहचानने वाले लोग नहीं हैं, उसका अगर पहचान भी लिया तो उसका उपयोग करने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशंस फंस जाती हैं। अब मैं विधारा का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे मित्र हैं, वो आयुर्वेद से नहीं है, ना ही वो किसी भी मेडिकल लॉबी से हैं, वो एक शिक्षक हैं, और मेरे पास वो ट्रीटमेंट लेने आए थे। अपने उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैंने शायद आपसे केस डिस्कस किया हो। और वो हाई बीपी की प्रॉब्लम गृहिणी की वजह से हो रही थी, उनको गृहिणी की वजह से हो रही थी। सारी प्रोफाइल उनकी नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, इको नॉर्मल आ रहा है, और उनका जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है वो भी नॉर्मल आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनके भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था, छोटे भाई का, और एक्सीडेंट होने के उपरांत
उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई थी, वो रप्चर्ड हो गई थी। उनका जब ऑपरेशन हुआ, बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ, तब से उनका भाई बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर से उठना चलना सब बंद हो गया था छोटे भाई का। और बिस्तर पर लेटने की वजह से बेड सोर्स उनके होने लगे, और बेड सोर्स होने की वजह से पीछे की पूरी खाल, पूरा मांस पूरा गलने लगा। और डायरेक्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे फोटोज भी दिखाए थे उस समय के, कि वो घाव इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनकी रीढ़ की हड्डी दिखने लगी थी। और उन्होंने यहाँ पर ग्वालियर के अंदर मेडिकल कॉलेज में हर जगह पर ट्रीटमेंट कराया, दिल्ली भी ले गए, और वहाँ पर वो मेडिसिन दे दे के थक गए, बट उस पेशेंट को कोई भी लाभ नहीं मिला। उस रोगी को कोई भी लाभ नहीं मिला। और डॉक्टरों ने यही कह दिया कि अब इनको बिस्तर पर रखिए, क्या रिजल्ट होता है देखते हैं। बट वहाँ पर बाबा रामदेव का एक लेक्चर उन्होंने सुना था विधारा के ऊपर। विधारा के ऊपर एक लेक्चर सुना था, और विधारा के ऊपर जब लेक्चर सुना उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं क्या होता है। रिजल्ट मिलेंगे तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो कंडीशन बेकार है ही। और उनके पड़ोस में विधारा की बेल लगी हुई थी। उस बेल को उनके अंकल पड़ोसी काट रहे थे, उन्होंने ले लिया कि इसके कुछ पत्ते दे दीजिए, और फ्रिज में रख दिए, और उसको वो लगाते रहे। जस्ट 21 दिन का उन्होंने टाइम पीरियड मुझे बताया कि 21 डेज बाद उन्होंने जब उनकी ड्रेसिंग करते थे तो वो उतना गौर नहीं किए, लेकिन 21वें दिन बाद जब वो गौर कर रहे तो उसमें ना तो पस आ रही थी ना ब्लड आ रहा था उस गॉज पीस के अंदर। तो उन्होंने गौर करके देखा तो बहुत सारा मांस वहां पर ओवरलेप कर चुका था उन बॉन्स को, जो बॉन्स दिखने लगी थी, वो घाव भरने लगा था। और जाकर के उन्होंने अपने भाई को मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के अंदर उन्होंने दिखाया कि आप ये देखिए। तो डॉक्टर ने खुद कहा कि मैं इसको मानने को तैयार हूँ, बट इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी मेडिकल साइंस ऐसा परमिशन नहीं देती, क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च स्टडी मेरे पास नहीं है। और ऐसे कई उन्होंने उस बेल को अपने घर पे भी लगाया, और कई लोगों को उन्होंने उन पत्तों का देना स्टार्ट किया, और कई पेशेंट्स पर रिजल्ट आए। तो कहने का अर्थ क्या है ये स्टोरी सुनाने का, कि आज भी कई ऐसी औषधियां हो सकती हैं, या हो सकता है कि आरोग्यवर्धनी वटिका मैं 10 जगह पर रिजल्ट ले रहा हूं, और मैंने 11वीं जगह रिजल्ट कभी लिया नहीं, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे पेशेंट ठीक ना हो और मेरी कमाई कम हो जाए। बट वहां पर जो मैंने आपको रास्ता बताया, 10% आपको अपने इनकम का बचा के रखना है, गुल्लक में डाल दीजिए, और कैंप करना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों के पास जहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कैंप लगाइए। उस कैंप में जो भी आपको इकट्ठे मिले उन व्यक्तियों से कहिए आपका 50% ट्रीटमेंट का खर्चा मैं उठाऊंगा, 50% आप, या कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता 50%, तो कहिए 100% उठाएंगे हम। और करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि चरक सुश्रुत भागवत हमने पढ़ ली, बट वेद आपने नहीं पढ़े हैं, अन्य शास्त्र आपने नहीं पढ़े हैं, मैंने भी नहीं पढ़े हैं। हो सकता है वहाँ कुछ लिखा हो। तो पहला, एक तो निरंतर अध्ययन चाहिए। दूसरा, जो सोच मैं आपको देना चाह रहा हूँ सोच के साथ आगे बढ़िए। इसका बेनिफिट क्या निकलेगा, मान लीजिए कि आप जेनेटिक डिसऑर्डर पर आप रिजल्ट नहीं ले पाए, तो आप उन क्रॉनिक डिजीज को ब्रेक डाउन कर लेंगे, जिन क्रॉनिक डिजीज के नाम सुन करके लोग वाग डरे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग डर जाते हैं। हो सकता है उसके कई कैंसर के टाइप्स के आप ट्रीटमेंट निकाल लें, क्योंकि एक सोच चाहिए, और वो सोच नहीं होगी जब तक हम काम नहीं करेंगे। और जब आप ऐसी डिजीज पर काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप कई डिजीज में रिजल्ट लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक जो है डिजीज हैं वो होती क्यों है। इट्स अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन जीनोम और डिस्टर्बिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। आपकी बॉडी के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है,
जेनेटिक कोड हो उसके ऊपर। जेनेटिक मटेरियल दो ही प्रकार के हमारे यहाँ, डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक कोड हमारे यहाँ पे आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 प्रकार के हम जेनेटिक जो जीन, इन्हीं के बेसिस पर हम जेनेटिक कोड को देखते हैं, चाहे यूयूसी हो या चाहे यूएजी हो, चाहे कोई सा भी हो। तो ये कोडॉन जो होते हैं एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स से बनते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। हो सकता है मैं इनके क्रम को आगे पीछे कर रहा हूं, लेकिन आप बात को पकड़ने का प्रयास करें। हो सकता है, हो क्या सकता है, तो हमने पढ़ा ही है प्रोटीन सिंथेसिस को। हो सकता है करते मुझे आदत पड़ जाती है, तो माफ़ी चाहूँगा। तो जो अमीनो एसिड्स है या ये अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन को बनाते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू सारा हमारा जेनेटिक मटेरियल तैयार होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, हम सभी जानते हैं। और वहीं जब डीएनए और आरएनए के निर्माण के समय जब जेनेटिक कोड की कोडिंग गड़बड़ हो जाती है 5 to 3 एंड या 3 to 5 एंड, तो जा करके उस व्यक्ति के अंदर जेनेटिक डिजीज पैदा होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये प्रॉब्लम आती है मेनली 2 इश्यूज की वजह से। एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है कि आज ओजोन परत कम होती जा रही है, तो लगातार रेडिएशंस के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, तो स्किन डिजीजेज, स्किन कैंसर, इस प्रकार की डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये कई पीढ़ियों में अगर रिपीटेट हो गई, एक ही फैमिली की कई पीढ़ियों में अगर रिपीट हो गई, सभी लोगों का माहौल एक जैसा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुरैना साइड मैंने ज़्यादा देखा है, यहाँ लोगों को दूध दही ये ज़्यादा खाने का शौकीन है। ये लोग ज़्यादा खाते हैं, दूध दही, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो ये अपने बच्चों को भी वही खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भैंसें, गाय वगैरह बहुत इनको पालने का शौक है, तो खुद का दूध खुद का घी होता है, तो अपने बच्चों को भी वही खिलाएंगे, और वही लाइफ स्टाइल उनके बच्चे भी फॉलो करेंगे, वही लाइफ स्टाइल उनके बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। अब ये डायबिटीज़ अगर इसी प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल, अपना एनवायरनमेंट रखा, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर ये डायबिटीज़ सभी को होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेयरी प्रोडक्ट्स का ओवर कंज्यूमिंग करने की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स की प्रॉब्लम बिगड़ने वाली है, इंसुलिन फॉर्मेशन बिगड़ने वाला है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बिगड़ने वाला है। और इन सारी प्रोसेस को, इंसुलिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को, सेल्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को, ग्लूकोज का एटीपी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हमारी बॉडी में एंजाइम्स करते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं, हार्मोन्स करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आप जो खा रहे हो, जो कि मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था वायरस वाले में, कि अगर मैं चमड़े का जूता बनाने के लिए बोलूं और आपको दे दूं मैं कपड़ा, तो क्या चमड़े का जूता बनेगा? नहीं बनेगा, कपड़े का ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार जब आप खा रहे हो डेयरी प्रोडक्ट, आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी है, तो आपकी बॉडी को जो मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसी से वो आपकी बॉडी की प्रोटीन बनाएगी, उसी से वो आपकी बॉडी की जेनेटिक कोड बनाएगी, उसी से वो आपकी बॉडी का आरएनए एंड डीएनए फॉर्मेशन करेगी। बट ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि कई पीढ़ियों में जाकर के दिखता है, कई पीढ़ियों के बाद। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा क्या होता है? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? इंटरनल फैक्टर होता है कि इंसान खा तो सब कुछ रहा है, खा तो सब कुछ रहा है, अच्छा भी खा रहा है, हेल्दी भी खा रहा है, बट वो डाइजेशन उसका प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसकी अग्नि पर उसने विचार नहीं किया है।
अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से जी रहा है वो कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसका हेयर फॉल होने लगा, उसने कही होने दो, टकला हो जाऊंगा तो क्या है। उसकी बोन्स कमजोर होने लगी, उसने कही होने दो, अब तो बुढ़ापा आ गया, क्या करूंगा। बट इसी प्रकार से अगर वो इन चीज़ों को अवॉइड करता रहा तो इंटरनली उसकी बॉडी के अंदर कई प्रकार के ऐसे मैसेंजर बन जाएंगे जो उस प्रकार की प्रोटीन्स को या जेनेटिक कोड को डेवलप करवाने पर उतारू हो जाएंगे। तो दो चीज़ें हैं, म्यूटेशन इन जीनोम, और म्यूटेशन को कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं जो ट्रिगर करते हैं, आप और हम सभी जानते हैं। और वो फैक्टर मैंने बता दिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, जनपध्वंस आपने पढ़ा है आचार्य चरक का, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। वो कहीं ना कहीं वहाँ हिंट करते हैं, काल, देश, जल और वायु। वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति में है उसके अंदर कुछ विपरीतता आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या इनमें से जो भी आपकी बॉडी के अंदर है उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपसे एक एग्जांपल, मैं एक आपसे एक डिजीज का नाम लेता हूं, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज का एलोपैथिक सिस्टम में कोई ट्रीटमेंट है? मुझे जवाब दीजिए, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट है? मुझे नॉलेज नहीं है, आप बताएं कोई भी। सर टेम्परेरी है, पैसिटिन नाम की एक टैबलेट होती है जो मतलब इसको कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद करती है ट्रैवल्स को। ओके, अगर वो टैबलेट अगर एक दिन के लिए भी चूक जाए, पेशेंट नहीं खा पाए, तो ट्रिमर उसको 24 घंटे के अंदर रिपीट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। बिल्कुल। चलिए, तो आपने पार्किंसन डिजीज के पेशेंट देखे हैं, सभी ने देखे हैं, और सर ने बताया कि इस प्रकार से एक टैबलेट होती है जिस टैबलेट के थ्रू उसको सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। बट मैं आपको एक एक मेडिसिन का नाम बताऊंगा जो है कॉच। कॉच का पाउडर जब हम पेशेंट को खिलाते हैं और उसकी अग्नि पर कार्य करते हैं, अग्नि पर कार्य करते हैं, ये दो कंसेप्ट आप पकड़ें। तो अल्जाइमर, सॉरी, तो पार्किंसंस और अल्जाइमर्स का भी बता रहा हूँ, दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों में ही ये बहुत कारगर चीज़ है। अल्जाइमर से हम क्या करते हैं, थोड़ा उसे अनुलोम विलोम भी करने को बोलते हैं, अनुलोम विलोम से भी बहुत उसको लाभ मिलता है। तो ये चीज़ें कराते हैं तो उसके सिम्टम्स में इतना रिलीफ मिलता है कि विदाउट मेडिसिन महीनों महीनों भर तक उसको ट्रिमर्स नहीं आते हैं, महीनों महीनों भर तक नहीं आते हैं। तो सोचिए, अगर उनकी एक टैबलेट ना खाए तो 24 घंटे के अंदर ट्रिमर्स रिपीट होंगे। बट अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने उसका डिले, अगर 48 घंटे में भी ट्रिमर्स नहीं आए तो भी ये हमारी जीत नहीं है। बिल्कुल है, मतलब हम रास्ते पे तो चल रहे हैं, बट एग्जैक्ट वो रास्ता कहाँ से कहाँ मुड़ना चाहिए वहां पर हम भटक जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से जो मैंने बताया कि आपको कॉच मार्केट में पाउडर अवेलेबल आसानी से होता है, कॉच पाक है वो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर। कॉच भी ना मिले तो अश्वगंधा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा के भी रिजल्ट इसमें मिलते हैं। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था कि म्यूटेशन इन जीनोम एंड डिस्टर्बिंग प्रोटीन फॉर्मेशन, हमें इन दो पर काम करना है। पहला, उस व्यक्ति के इन्वायरमेंट को चेंज करना है, दूसरा उस व्यक्ति की प्रोटीन फॉर्मेशन को बिगड़ने से बचाना है। सो कैन वी थिंक अबाउट टू ट्रीट इट इन फ्यूचर विथ आयुर्वेदा? क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं? क्या संभावना हमें नज़र आती है? तो उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, स्लो डाउन प्रोसेस है, फिर भी कर सकते हैं। चलिए, अब इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक डिजीज़ आपके सामने आई है, कुछ डिजीज़ के एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और इनके ज़रिए हम समझेंगे कैसे इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिजीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसको सीएफ के नाम से जाना जाता है।
पढ़ते हैं क्या लिखा है। एन इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट डैमेजेस द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेंक्रियास को अफेक्ट करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट द सेल्स दैट प्रोड्यूस म्यूकस, स्वेट एंड डाइजेस्टिव जूसेस। It causes these fluids to become thicky and sticky. They then plugged up tubes, duct and passageways. यहाँ आपको दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा सा आगे बढ़ गए स्लाइड को। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें जो लंग्स का एरिया है, यहाँ आपको नॉर्मल लंग्स का एरिया दिख रहा है, एयरवे दिख रहा है, और ये म्यूकस से फिल्ड एयरवे दिख रहा है। चलिए हम इसको 1 मिनट के लिए ये मानना बंद कर देते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हम इसको नाम ही नहीं दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कंजेशन के साथ आता है, म्यूकस उसको बहुत ज़्यादा निकल रहा है, म्यूकस का कंजेशन है, उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं आपसे फिर से सवाल का इस जवाब चाहूँगा कि आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे। आपको उसकी कोई रिपोर्ट्स नहीं है, बस वो सिम्टम्स बता रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसी समस्या आती है, सुबह उठते ही कफ सा निकलता है, बहुत गाढ़ा कफ निकलता है, थोड़ा सा खांस लूँ, थूक लूँ और वो कफ निकल जाए तो बड़ा आराम सा दिखता है। तो आप उसको किस दृष्टि से देखेंगे? जी बताएं, किस दृष्टि से देखेंगे कि वो क्या रोग हो सकता है? एक नॉर्मल सा आप मेरे को जवाब कोई भी दे सकता है। मेरी वॉइस आ रही है आपको? पैदा हो रहा है, हेलो। कफ दोष के कारण अवरोध पैदा हो रहा है सर। ओके, कफ दोष के कारण। और रोग का नाम क्या देना चाहेंगे आप इसको? सर अवरोध पैदा हो रहा है ना उसकी वजह से, कफ दोष के कारण। हाँ, ये तो आपने मुझे संप्राप्ति बता दी, लेकिन इस रोग को अपन किस श्रेणी में लेना चाहेंगे? इस रोग को अपन श्वास रोग में ले सकते हैं? कफज कास में, बिल्कुल सही सर ने कहा, कफज कास में ले सकते हैं, श्वास रोग में ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस पे अगर उसको कफिंग नहीं आ रही है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आ रही है तो उसको हम श्वास रोग में भी ले सकते हैं। अगर उसको उसका म्यूकस इतना थिक ही नहीं हुआ है तो हम उसको प्रतिस्याय में ले सकते हैं। मीन्स अगर देखें, हमारे पास सिंपल पेशेंट आ रहा है, कभी कभी बुद्धू बनना भी अच्छा होता है, मेरा कहना ये है। कभी कभी एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक म्यूजिशियन थे, वो सारे सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार में एक साथ बजा लेते थे। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी कि जब वो छोटे थे तो रेडियो पर गाना सुनते थे, और उस गाने को सुनते वक्त रेडियो में आप सभी ने सुना होगा, बोला जाता है कि ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इस प्रकार से आपके सामने पेश हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता था कि उस व्यक्ति को लगता था कि यार ये गाना भी एक ही व्यक्ति गा रहा है और इसको बजा भी वही रहा है और इसको कंपोज भी उसी ने किया है और वर्ड भी उसी ने लिखे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है यही बजाता होगा। अब वहाँ दिख तो कुछ नहीं रहा ना रेडियो में। ये उसकी गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने वो सारे इंस्ट्रूमेंट की बचपन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। आप गूगल करके देखेंगे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उनके बारे में पूरा मिलेगा, यूट्यूब पर कई मोटिवेशन स्पीकर ने उनके बारे में बोला है। तो उस व्यक्ति ने वो काम कर दिया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था। इसीलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपने गूगल किया जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप डर गए, अरे भैया अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर देखा जाए, इसकी जो संप्राप्ति दिख रही है कि म्यूकस बन रहा है, ऐसा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि म्यूकस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई होंगी। कफ जो है कफज प्रकृति हो सकती है उस रोगी की, कफज प्रकृति होने के साथ साथ कफ बाहुल्य चीज़ों को खा रहा होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर किसी ट्रिगर की वजह से रिपीट होते हैं, क्योंकि रिसेसिव कंडीशन में पड़े होते हैं ये। डायबिटीज़ एक स्टेज पे आकर के होती है, आफ्टर 30 ईयर्स जो होती है हम डायबिटीज़ टाइप 1 मान लेते हैं, बिफोर 30 सॉरी आफ्टर 30 ईयर्स होती है उसे हम टाइप 2 मान लेते हैं, बिफोर 30 ईयर्स अगर हो गई तो उसके टाइप 1 मान लेते हैं हम। ऐसा ही तो हम करते हैं एक डिसीजन लेने का। तो जब आपके पास पेशेंट आया, आप अगर आप उसको कफज कास की तरह ट्रीट करना चाहेंगे तो क्या उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा?
आप उसको श्वास रोग की तरह अगर ट्रीट करना चाहेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आप रिजल्ट दे देंगे। तालीस आदि चूर्ण दे करके देखिए। सिस्टिक फाइब्रोसिस के 2 पेशेंट्स में अभी तक देख चुका हूँ, हालांकि कम पेशेंट्स मिलते हैं लेकिन देख चुका हूँ और उनमें रिजल्ट लिए हैं। और इतना ज़रूर मैंने उनके लिए कर दिया है कि जैसे वो एलोपैथिक मेडिसिन उनको रेगुलर खानी होती थी, अब वो पेशेंट मेरे पास 2-4 महीने बाद आ जाते हैं कि सर थोड़ी सी प्रॉब्लम अब होने लगी है और थोड़ा सा दे दीजिए। वो अपनी सारी लाइफ स्टाइल को मैनेज करते हुए अच्छे तरीके से जी रहे हैं। वही पॉइंट याद रखिए जो मैंने कहा था कि गलत खाने पीने से जब व्यक्ति बीमार हो सकता है तो सही खाने पीने से ठीक क्यों नहीं हो सकता। और जितनी भी कफज व्याधियां हैं और स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, हम सभी जानते हैं कि वो आमाशयगत रोग हैं। तो अग्नि की चिकित्सा यदि आपने कर दी, आमाशय की चिकित्सा आपने कर दी, तो इनको ट्रीट किया जा सकता है। तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अगर इसका पेशेंट आपके पास आता है और सारी रिपोर्ट्स लेकर के आपको दिखाता है और आप इस डिजीज़ का नाम गूगल पे सर्च करते हैं और वहाँ पता चलता है जेनेटिक डिजीज़ है, कुछ नहीं हो सकता है इसका, और एक दूसरा पेशेंट इसी डिजीज़ का आपके पास आता है और वो दूसरा पेशेंट इसी डिजीज़ का आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, अब वो आकर के कहता है कि मुझे ऐसी सी प्रॉब्लम है, तो दोनों पेशेंट्स पे आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। एक पेशेंट पे आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके होंगे और दूसरे पेशेंट पे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। अरे क्या कफज कास है, चंद्रामृत रस दे दूंगा, ताली शादी में त्रिवन कीर्ति या श्वास कुठार रस मिक्स करके या दोनों मिक्स करके दे दूंगा। इसको कफज कास है, मैं उससे शहद से दे दूंगा। इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सादी चिकित्सा सूत्र आपके माइंड में घूमेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा दूं, और रिजल्ट भी ले लोगे। वो कहते हैं ना कि भाई कई बार आपकी आंखों के सामने से, मेरी आंखों के सामने से भगवान भी निकल गए, शायद निकल गए हों, बट हमारी नज़र उस प्रकार की नहीं है कि हम उनको देख नहीं पाते। बट साधु संतों की नज़र होती है कि वो उन्हें पहचान लेते हैं। इस दुनिया में जब इस दुनिया का एवोल्यूशन हुआ था तब जितने जीव थे आज भी उतने ही जीव हैं। एक भी जीव ना तो बढ़ा है ना घटा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मेरी सेल्फ की थिंकिंग है, जो मैं मानता हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस दुनिया में ह्यूमंस की संख्या बहुत कम थी। ह्यूमंस की संख्या बहुत कम थी इस दुनिया के अंदर, और पेड़ पौधे और जानवर बहुत ज़्यादा थे। आज क्या हो रहा है, ह्यूमंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेड़ पौधे और जानवर कम होते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये किसी की संख्या नहीं बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आत्मा इनटू एनदर स्पीसीज। एक पेड़ कटा, उसकी एक आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म ले ली, क्योंकि पेड़ को लगाने के लिए बीज कोई बो नहीं रहा, तो जब बीज बोएगा नहीं तो भैया आत्मा कहां जाएगी। और यहां ह्यूमंस में बीज पे बीज बोए जा रहे हैं, वो संख्या बढ़ रही है। तो जितने लोग पहले थे उतने ही हैं। कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, वो विलुप्त हो गई, वो शरीर था, शरीर विलुप्त हुआ है, आत्मा कहीं और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ठीक इसी प्रकार रोग जिस समय इस दुनिया में आए हैं वो रोग वैसे के वैसे ही हैं। हो सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मॉडर्न साइंस कहता है ये ट्रीटेबल नहीं है, बट हमारे आचार्य चरक आचार्य सुश्री भागवत ने, सभी आचार्यों ने कफज कास के अंदर इसका वर्णन कर रखा हो। एक कफज कास में जाकर के उन्होंने ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बताई हो जहां उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता हो, और हम लोग मान के चल रहे हैं नहीं यार सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक नहीं हो पाएगी। देखिए आप आयुर्वेदिक वैद्य हैं, मॉडर्न की नॉलेज होना अच्छा है, बट आपकी चिकित्सा सूत्र में आयुर्वेद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मॉडर्न डायग्नोसिस बना करके उसको ट्रीट करेंगे तो दिस इज़ नॉट ट्रीटेबल इन एनी कंडीशन, ना आज ना फ्यूचर। कभी भी कोई भी कदम नहीं उठा पाएगा। कई बार हमें अनभिज्ञ होना भी ज़रूरी है। मैं नहीं पढ़ता कई डिसऑर्डर्स को मॉडर्न साइंस के,
मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं डरने लगूंगा उनका नाम सुन के। और कई प्रकार ऐसे रिजल्ट मुझे मिलते हैं जो मेरे गुरुजी, जिन डिजीज़ पर मेरे गुरु जिन्हें आप जानते हैं भारद्वाज सर, उन डिजीज़ का वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो उनको रिजल्ट नहीं मिलते और वो मेरे पास पेशेंट रेफर करते हैं, मुझे रिजल्ट मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ और अज्ञानतावश मैं उसको उस नज़रिए से देख ही नहीं रहा जिस नज़रिए से बड़े बड़े डॉक्टरों ने देख रखा है। ठीक इसी प्रकार सेकंड डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। हम सभी को मालूम है आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। हमारे पास 120 दिन का टारगेट पॉइंट है। 120 दिन के अंदर आप इस रक्त धातु निर्माण को किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं आप समझ जाइए। उसके लिए सारा फॉर्मुलेशंस आपके पास रक्त पित्त चिकित्सा के अंदर वर्णित है। एज ए चैप्टर दे रखा है उन्होंने रक्त पित्त तो वात रक्त को खगाल मारिए। आज से पहले थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट नहीं था, बट अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जो गुजरात में है, वहाँ 4 बच्चों ने, स्टूडेंटों ने रक्त बस्ती देने का प्लान किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कहेंगे ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। सॉरी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसी समय ये इन्वेंशन हुआ था अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में। मैंने अपने प्रोफेसर से उस इन्वेंशन के 1-1.5 साल पहले ही बोल दिया था, जब रक्त बस्ती में पढ़ रहा था तब, कि सर जिन पेशेंट्स को थैलेसीमिया या किसी भी प्रकार की एनीमिक कंडीशन होती है उनको बोटल्स चढ़ाते हैं, बोटल्स चढ़ाते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट समझिए मैंने क्या सोच के बताया होगा उनको, कि सर बोटल्स चढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बीटी करते हैं, और उस बीटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, अगर वो रिएक्शन कर गया तो प्रॉब्लम, और कहीं नहीं शूट किया तो प्रॉब्लम, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी फैमिली में ही एक ऐसा बच्चा है, मेरे रिलेशन में दूसरे में, कि जिस बच्चे को बीटी कराई गई थी, उस बीटी के बाद से उसको वो प्रॉब्लम हो गई, उसकी आँखें थोड़े सी धूल में जाते ही लाल हो जाती हैं या धूप में जाते ही लाल हो जाती हैं उस बीटी के बाद, जबकि सब कुछ परफेक्ट था, ब्लड ग्रुप सब कुछ चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, बट ये रिएक्शन है। तो मैंने थैलेसीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला था, मैंने बोला था कि एक ऐसा रास्ता हम पकड़ सकते हैं कि किसी भी जानवर का ब्लड लेंगे, उस ब्लड को हम एनस के थ्रू, बस्ती के थ्रू हम उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, और ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से हमारी बॉडी के अंदर सप्त धातु पोषण क्रम की चीज होती है, जो रक्त सदर्मी अंश हैं उनको हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी और डायरेक्ट ब्लड में फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देगी। और उसके साथ हमें अग्नि चिकित्सा करनी होगी ताकि रक्त धातु का अच्छे तरीके से पाचन हो, तो वो रक्त में कन्वर्ट हो, अच्छे तरीके से रक्त में कन्वर्ट हो। कौन सी रक्त धातु? शरीर की नहीं, जो बाहर से एज आ अन्न या किसी भी फॉर्म में आ रही है, या तो हमारी आंतों में ही रही है। आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे आप गाजर का हलवा खाइए, चाहे मूंग की दाल का हलवा खाइए, चाहे आलू खाइए, चाहे गोभी खाइए, चाहे पालक खाइए, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो, उसे फर्क पड़ता है आप जो खा रहे हो उसके बाद जो जूसेस आपकी बॉडी में बन रहे हैं, जो रस धातु बन रही है, उस रस धातु के अंदर रक्त को बनाने वाली चीज है तो बनाएगी, नहीं है तो नहीं बनाएगी। चाहे आप स्वर्ण भस्म क्यों ना खा लो, स्वर्ण भस्म खाने से किसी का आयरन नहीं बढ़ेगा, आपको आयरन एलिमेंट देना ही पड़ेगा। चाहे सोना 60,000 रुपये तोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड पे पड़ा हुआ लोहा अगर उसको सड़ा करके मंडूर भस्म बना के हम दे दें, तो वो जिसको हम सड़ा हुआ है या फिर जिसको हम समझ लेते हैं कि ये कबाड़े वाले को देना चाहिए, उसी की मंडूर भस्म बना करके आमल की सुरस के साथ अगर हम दे दें तो उस व्यक्ति को रिजल्ट मिल जाते हैं। कोई भी चीज़ की कीमत कम नहीं है, कोई भी चीज़ की कीमत ज़्यादा नहीं, सभी की वैल्यू बराबर है। ठीक इसी प्रकार ना मॉडर्न साइंस में कोई प्रॉब्लम, ना आयुर्वेद में। आयुर्वेद में तो रत्ती भर प्रॉब्लम है ही नहीं यार, ये हमारे देवताओं ने, हमारे गुरुओं, इस धरती पर जन्म लेने से पहले इसका निर्माण हो चुका है। जिसने इस दुनिया में रोगों को पैदा किया, जिसने इस दुनिया में जीवों को पैदा किया, उस व्यक्ति ने इस आयुर्वेद को लिखा है जिसको ब्रह्मा बोलते हैं। तो वो आने वाले इस दुनिया के फ्यूचर के हिसाब से उसमें वर्णन नहीं किया होगा। बस प्रॉब्लम आती है कि हम डाउट करते हैं अपनी चिकित्सा पर, अपनी पद्धति पर। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, नई चीज़ों को निकालेंगे। तो वो 120 दिन का आरबीसीज का लाइफ स्पान होता है। थोड़ा मॉडर्न साइंस पढ़िए भाई, ये सिकल सेल कैसे बनती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कोविड का पेशेंट आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आपके आ जाए, आपको चटका देगा, आप चले जाओगे दुनिया छोड़ के। और वही चमगादड़ के अंदर इतने सालों से रह रहा है, उसको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? कोई जवाब दे दे इसका।
वही एड्स का वायरस हमारे अंदर आता है, हमें ऊपर ले जाता है। वही रीसस मंकी के अंदर ये एड्स का वायरस दिखा था, तो वो तो नहीं इस प्रकार से चटक रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के समीप हैं। उन्होंने इंटरनली फैक्टर को चेंज किया है, और एनवायरमेंटल फैक्टर उनका चेंज है ही, वो जंगलों में रह रहे हैं। रोज किसी ना किसी परिवेश में वो जड़ी बूटियों का पान कर रहे हैं। आप और हमसे जितना डाइजेशन की प्रॉब्लम मुझे और आपको रहती होगी, उससे 0.001% शायद उनको रहती हो। जब हमारी अग्नि अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? तो रक्त धातु का जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, रक्त धातु को एक बार पढ़िएगा। रक्त धातु को आप देखिए, और रक्त पित्त वात रक्त को देखिए। मे बी कुछ कंसेप्ट हमें क्लिक करें जिसके ऊपर हम चर्चा करें। और इस संडे को हम एक एक जेनेटिक डिसऑर्डर को उठा करके ब्रेक डाउन करने का प्रयास करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली में होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर डेथ कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन। सिकल सेल हसियाकार हो जाती है, और ब्लड वेसल्स का हमारा साइज कैसा होता है, साइज के हिसाब से उसमें फंस जाती है और अपचर्ड हो जाती है। अगर सिकल सेल है आरबीसी, और ब्लड वेसल्स का साइज बेकार नहीं है, वो अच्छा खासा साइज है, उसमें से अगर वो पास हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उस व्यक्ति की अपेक्षा कम प्रॉब्लम होगी जिसकी आर्टरीज नैरो हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथीरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथीरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली डेथ हो जाए। बट वहीं पर ब्लड वेसल्स के साइज में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो और वो वहाँ से पास होने लगे, तो भी इसका ट्रीटमेंट निकल सकता है। अगर आप सेल के साइज शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो आप ब्लड वेसल्स में कुछ करके देख लीजिए, और कई संभावनाएं हैं। मैं सीधा कह रहा हूं कि आप सिकल सेल एनीमिया को नॉर्मल आरबीसीज में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, जहां पर आप धातु पोषण क्रम के तहत उस व्यक्ति की दिनचर्या को, उस व्यक्ति की डाइट को, उस व्यक्ति के अग्नि को, इन 3 चीजों पर आपको काम करना है। लाइफ स्टाइल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के समीप रहे। डे टू डे लाइफ में बिल्कुल रह सकता है प्रकृति के समीप, सुबह और शाम ड्यूटी के बाद जब वो आता है तो रह सकता है। अगर हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो उसकी लाइफ को बहुत अच्छा बढ़ा देंगे। तो मैंने ये सोच के अपने गुरु से बोला था कि उस रक्त बस्ती को हम प्लान करते हैं, और कॉलेज के अंदर मेरा मजाक उड़ा दिया गया था, मुझे अपमानित किया गया था कि इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, क्या मतलब है ऐसा करने से। मैंने कहा था सर परमिशन आप लेकर के आइए कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बेचारे रोड पर कई गरीब हैं जिनको प्रॉब्लम है, और वो ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, हम उनका इलाज करेंगे। बट कोई परमिशन नहीं दी गई, और उसके 1 से 1.5 साल बाद समथिंग वो आया, और उसकी कटिंग मैंने जब जा कर के कॉलेज के अंदर दिखाई, तो उस समय सिर्फ मैं हंस रहा था, वो लोग चुप खड़े थे। एक छोटा सा प्रयास, एक जीवन मिला है, अगर इस जीवन में हमने अगर एक छोटा सा प्रयास कर लिया, सफलता मिल गई, आने वाली हजारों पीढ़ियां उसको याद करेंगी, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्या पता किसी डिजीज का ट्रीटमेंट को खोजने के लिए आपका जन्म हुआ है, किसी डिजीज का ट्रीटमेंट खोजने के लिए मेरा जन्म हुआ हो। तो ये इस प्रकार से इसका ये जो पूरा दिया गया है, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, जस्ट लाइक पूरे एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, कुछ अलग नहीं होते। एक डिजीज है हंटिंगटन्स डिजीज। ये ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, या नर्व्स में प्रॉब्लम आने लगती है। नर्व्स में प्रॉब्लम इन दैट मीन्स आपको वात दोष के बारे में सोचना है। पेशेंट को सिवरिंग होने लगती है, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, वो गिरने की कंडीशन में आ जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, फीवर जैसा उसको दिखता है, वीकनेस दिखती है, इनवॉलेंट्री मसल्स में उसके बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। जो मैं आज आपको दृष्टि, जो विजन जो देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बारे में आज रात के 12 बजे तक बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि क्या जिस प्रकार से हम रोगों का नाम सुन के डर के चिकित्सा करते हैं,
अगर एक बार हम अनभिज्ञ होकर के, अज्ञान होकर के ट्रीटमेंट करें तो क्या सफलता नहीं मिलेगी? हम नहीं कहते कि पूर्ण रूप से उस डिजीज को ठीक कर लेंगे, बट किसी व्यक्ति को उसी डिजीज के लिए डेली टैबलेट खानी पड़ रही हो, डेली वो दहशत में जी रहा हो, अगर हमने उसकी टैबलेट आज खाई है और आज से 15 दिन बाद दूसरी टैबलेट लेनी पड़े उसे, इतना भी गैप कर दिया तो वो खुशी खुशी जिंदगी जी पाएगा, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी पाएगा। और ये भी हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। वो कहते हैं जिस ग्राउंड पर किसी दूसरे बॉलर के सामने एक बॉल को टच करना मुश्किल पड़ जाता हो और उस पे छक्का चौका छोड़िए, कोई एक रन भी अगर पूरा कर लेता है तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आप 0.1% भी सफलता प्राप्त कर पाए तो आप बहुत तेजी से फेमस होंगे। और करना कुछ नहीं, समाज सेवा कर रहे हैं, 10% अपनी इनकम का बचाइए, उस 10% से 2 पेशेंट साल में पकड़ लीजिए, ज़्यादा नहीं। उन 2 पेशेंट्स को आयुर्वेद चिकित्सा से आप ट्रीट करने का प्रयास करें। लेकिन डायग्नोसिस आप मॉडर्न साइंस से कोई भी रिपोर्ट्स करा लीजिए, लेकिन उसकी डायग्नोसिस शास्त्रों में वर्णित चिकित्सा सिद्धांतों के हिसाब से ही करना। कई लोग करते हैं, अच्छा एल डोपा की कमी हो जाती है इस डिजीज में, कोंच के अंदर है, दे देंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो एल डोपा कैप्सूल फॉर्म में दे रहा है, तुम कोंच के फॉर्म में दे रहे हो। एलोपैथी को आयुर्वेदिक तरीके से यूज कर रहे हो, अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर दोष धातु मल के सिद्धांत को समझते हुए, जो कि मैंने आपको पहले समझाया, धातुएं हमारी चल रही हैं, रक्त धातु में ये जेनेटिक डिसऑर्डर का उल्लेख है, तो मैंने आपको इसलिए इस जेनेटिक डिसऑर्डर को इसलिए रखा था। रस धातु से संबंधित वायरल हाइपोथेसिस है, इसलिए मैंने रखा। ऐसी कई हाइपोथेसिस मैं आपको हर धातु के बाद देता जाऊंगा और एक नज़रिया ऐसी डिजीज़ के बारे में आपके पास होगा जो डिजीज़ को सुन कर के मॉडर्न साइंस भी डर जाती है और जनता भी डरी हुई है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि शायद मैं आपको उस सोच के करीब 1% भी ले जा पाया हूं। अगर ले जा पाया हूं तो प्लीज़ ग्रुप पर आकर के जो भी आपके विचार हों, जो मेरी कमियां हों, जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आपके जो सवाल हों उसके बारे में लिखिएगा, मैं पूर्ण तरीके से उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं भी कुछ चिंतन मंथन करके कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर के आता रहूं। चलिए, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आपको भी लेट हो रहा होगा, आपको भी भोजन करना है, हमें भी। चलिए, धन्यवाद।